Hello, good morning, my dear students. I expect that your studies are going on up to the mark. Today's chapter is Indian economy from 1950 to 1990, and today we will discuss about the part second. In part first, we have studied about the agriculture sector, and in which there is land development and land reforms and green revolution, and we have also studied about the goals of 5-year plans. So now in this lesson we will study about the development policies and role of government in the development policies and import substitution, small scale industries and IPR 1956 मतलब Industrial Policy Resolution 1956. So these are the key points that we study today. So first we will study about the development policies in industrial sector from 1950 to 1990. इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस टाइप की डेवलपमेंट पॉलिसी फॉलो की गई 1950 से लगाकर 1990 तक, वो आज हम स्टडी करेंगे. सो इन विच फर्स्ट पॉइंट इज दैट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्वालिफाइड एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. सो दीज kind of infrastructure was developed in 1950 to 1990. आज़ादी के बाद में जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई उसमें हमने इस टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की. इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि सपोर्ट सिस्टम जो इकोनॉमी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की गई. Second point is that much progress in the field of research and development. और रिसर्च और डेवलपमेंट के मामले में और ज़्यादा प्रोग्रेस की गई ताकि हम दूसरे देश से कॉम्पीट कर सके और हमारा डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सके. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर का विस्तार किया गया. जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि इकोनॉमी में कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आती है, कुछ पब्लिक सेक्टर के अंडर आती है. तो पब्लिक सेक्टर का बहुत ज़्यादा विस्तार किया गया. पब्लिक सेक्टर मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर का. अब इसके भी कई रीजन थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई. तो इसके बारे में भी हम आगे कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे. तो मेनली ध्यान रखना है कि 1950 से लगाकर 1990 तक जो पॉलिसी बनाई गई उसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल था, प्राइवेट सेक्टर का रोल कम था. और जब हम 1990 से बाद की इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ेंगे उसमें प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा रोल है और गवर्नमेंट सेक्टर का रोल धीरे धीरे कम किया गया है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट बिल्डिंग अप ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में. कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ वो होती है जिसमें मशीनरी का प्रोडक्शन होता है, और जब मशीनरी का प्रोडक्शन होगा तो दूसरी चीज़ों का भी प्रोडक्शन होगा. अगर मशीनरी नहीं होगी तो फिर हम दूसरी चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे. तो कैपिटल गुड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पीरियड में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई और उसका डेवलपमेंट किया गया. फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ग्रोथ ऑफ नॉन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज. नॉन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर गुड्स जो होती है, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के बारे में डिफरेंस में पहले बता चुका हूँ. कंज्यूमर गुड्स वो होती है जो कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के लिए बनाई जाती है. तो इस पीरियड में ये देखा गया कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज तो डेवलप हो गई, लेकिन बहुत सारी कंज्यूमर गुड्स ऐसी थी जो नॉन एसेंशियल थी, जिसको विशेषकर रिच पर्सन यूज़ करते थे. और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसका कंजम्पशन के लिए जो ज़रूरी है कंज्यूमर गुड्स है वो कंज्यूमर गुड्स है उनकी कमी मार्केट में महसूस होने लगी. नाउ वी विल डिस्कस दैट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना तो हमारा मेन टारगेट था. और उसमें क्या क्या दिक्कतें आई उसको हम डिस्कस करते हैं अभी. सेक्टोरल इम्बैलेंस.
जो 1950 से 1990 तक पॉलिसी बनाई और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ उसमें सेक्टोरल इम्बैलेंस था। सेक्टोरल इम्बैलेंस का मतलब होता है कि एक सेक्टर का डेवलपमेंट हो जाए और दूसरा सेक्टर पीछे रह जाए तो वो सेक्टोरल इम्बैलेंस होगा। अब तीनों ही सेक्टर का साथ साथ डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। अगर मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं होगा, सिर्फ इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे तो फिर इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों को ही नेगलेक्ट करेंगे और सर्विस सेक्टर को इंपॉर्टेंस देंगे तो फिर सर्विस सेक्टर भी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर्विस सेक्टर के लिए फूड कौन प्रोवाइड करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। सर्विस सेक्टर को गुड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोवाइड करता है। तो सभी सेक्टर का डेवलपमेंट होना, साथ साथ डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हैव फेल्ड टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुई लेकिन वो अप टू द मार्क नहीं थी, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुई। तो फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कई हर्डल्स आने लगी, कई मुसीबतें आने लगी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया। सो इट वॉज द मेजर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम regarding industrial development. there was the sectoral imbalance. सेक्टर में बराबर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। सेकेंड पॉइंट इज दैट रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस मीन्स देर इज नो बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स। सम ऑफ द रीजन्स आर लैगिंग बिहाइंड एंड सम ऑफ द रीजन्स आर इन फॉरवर्ड। तो कुछ फॉरवर्ड आ गए, कुछ बैकवर्ड रह गए रीजन, जैसे कि बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, ये कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुके थे इससे पहले वाले चैप्टर में, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे देश में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा था। तो उसमें हमने बताया था कि बंगाल में जूट इंडस्ट्री डेवलप हुई और अहमदाबाद में और अहमदाबाद के आसपास मतलब कि गुजरात और महाराष्ट्र में कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हुई। तो बाकी कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। सो इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू स्टेट्स, कुछ स्टेट में ही वो डेवलपमेंट हो पाया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज इंडस्ट्रियल सिकनेस। देयर वाज द इंडस्ट्रियल सिकनेस विच रेज्ड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत धीरे धीरे हो रहा था और जो कुछ भी हो रहा था उससे लेबर सब्स्टिट्यूट हो रहा था, मतलब कि लेबर की जगह मशीनरी आ गई। तो लेबर की जगह मशीनरी आ जाएगी, जो काम आज से हो रहा था अब वो मशीनों से करने लगेंगे, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और अगर मान लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ज़्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप करके ज़्यादा मजदूरों को रोज़गार देंगे तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो दूर हो जाएगी। लेकिन 1915 की पॉलिसी में इस टाइप का नहीं हुआ और ये कुछ मुसीबतें बनी रही। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हायर कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यू टू लैक ऑफ हेल्दी कंपटीशन। देयर वाज द कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज वेरी हाई। कॉस्ट वाज वेरी हाई बिकॉज देयर वाज द लैक ऑफ कंपटीशन। जब कंपटीशन नहीं होगा इंडस्ट्रीज में के बीच में तो क्या होगा, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है या फिर जो इंडस्ट्रीज स्थापित की जा रही है, जो फर्म लग रही है, वो अपनी मन मर्जी से रेट वसूल करेगी। लेकिन जब कंपटीशन होगा तो वो बहुत ज़्यादा रेट वसूल नहीं कर पाएगी, क्योंकि कंज्यूमर एक फर्म के पास नहीं, अगर एक फर्म दूसरा बहुत ज़्यादा अगर रेट वसूल कर रही है तो कंज्यूमर दूसरी फर्म के पास भी जा सकता है। इस वजह से उस समय कंपटीशन की कमी की वजह से जो प्रोडक्ट बनाए जाते थे बहुत ही कॉस्टली हुआ करते थे। फिफ्थ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इज दैट डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट फॉर रिडक्शन इन टैक्स और ड्यूटी टू मेक इम्पोर्ट ईजियर। बहुत सारी फर्म जो थी वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड थी, इस बात के ऊपर डिपेंड थी कि गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे और टैक्स कम करके फिर वो प्रॉफिट लेना चाहते थे। इंपोर्ट भी करना उनको, तो उसके लिए भी वो टैक्स कम करवाना चाहते हैं। बहुत सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता था तो उसके लिए भी वो टैक्स कम करवाना चाहते थे। तो इस टाइप से जितनी भी फर्म थी वो ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहती थी, ज़्यादा सेल्फ डेवलप्ड नहीं थी। इस वजह से भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमें कुछ परेशानियों का सामना
करना पड़ा। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस भी बहुत पुअर थी, मतलब पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी इंडस्ट्री खुली थी, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दी थी, प्राइवेट सेक्टर ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, लेकिन पब्लिक सेक्टर में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ और उससे जो पब्लिक सेक्टर डेवलप हुआ उसमें उनकी पुअर परफॉर्मेंस थी। वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे कि कम रेट में अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड कर दो कंज्यूमर को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे दो। तो ये सब चीज़ें उस समय इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई थी, नई टेक्नोलॉजी भी नहीं आई थी इतनी, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ज़रूरत थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस भी क्या थी, पुअर थी। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, और जितनी कैपेसिटी उनकी थी वो यूटिलाइजेशन जितना हो सकता था उससे कम यूटिलाइजेशन हो पाता था। अंडर यूटिलाइजेशन मतलब कोई भी चीज़ का जितना ज़्यादा यूटिलाइज किया जाए तो उससे अगर हम कम यूटिलाइज करते हैं, कम उपयोग में लाते हैं, तो वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी हो गई। जैसे एक मशीनरी है उससे हम दिन भर प्रोडक्शन कर सकते हैं, थोड़ा देर रेस्ट भी दे सकते हैं, और कुछ मशीनरी ऐसी है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है तो दिन में प्रोडक्शन कर लो, फिर थोड़ा रेस्ट दे करके भी रात में प्रोडक्शन कर लो, लेकिन ऐसा होने पर वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और स्किल्ड लेबर नहीं होगा, या फिर मशीनरी को चलाने के लिए मशीनरी तो है लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन की डिमांड नहीं है मार्केट में, प्रोडक्शन ज़्यादा करके भी अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो वो मशीनरी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होगी। जितनी कैपेसिटी हमारी इंडस्ट्री की थी और हमारी इकोनॉमी की थी वो उतनी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो पा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट इंक्रीजिंग कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो बढ़ने लगा। कैपिटल और आउटपुट रेशियो, वो रेशियो जिसके मान लीजिए कि हमने कैपिटल लगाई 100 करोड़ की और आउटपुट हुआ 150 करोड़ का, तो जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो इंक्रीजिंग था, मतलब ज़्यादा कैपिटल लगानी थी और आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। कैपिटल की क्वांटिटी ज़्यादा थी और आउटपुट की क्वांटिटी, मतलब उसके जो इन्वेस्टमेंट है उससे आउटपुट कम तो नहीं होगा लेकिन उससे थोड़ा बहुत ही अगर ज़्यादा होगा तो फिर ज़्यादा प्रॉफिट फर्म नहीं कमा पाएगी। मान लीजिए 100 करोड़ की कैपिटल लगाई और आउटपुट हुआ 102 करोड़ का, तो सिर्फ 2% वहाँ पे प्रॉफिट हमें मिल रहा है। और अगर कैपिटल 100 करोड़ लगाई और आउटपुट 120 करोड़ हो गया तो वहाँ पे 20% प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस टाइप से कैपिटल आउटपुट रेशियो जो था वो बहुत ही कम था, मतलब ज़्यादा कैपिटल लगाने पर भी इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं आ रहा था, एक्सपेक्टेड आउटपुट की वहाँ पे कमी थी। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वाई वाज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो 1950 से 1990 की जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा था और प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ही कम था या फिर नेग्लिजिबल था। सो व्हाट वर द रीजन बिहाइंड दैट? गवर्नमेंट was given more importance, that means public sector was given more importance. So why was public sector given more importance? What were the reason behind that? We will discuss now. First point is that lack of capital with private entrepreneurs. जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनके पास में कैपिटल की कमी थी। जब उनके पास कैपिटल की कमी थी तो फिर वो ज़्यादा इंडस्ट्रीज है वो नहीं लगा पाते थे। आजकल प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत सारी कैपिटल होती है और बैंकिंग सेक्टर भी डेवलप हो चुका है, तो उस वजह से वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। अभी प्रेजेंट टाइम में प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, लेकिन उस समय की बात कर रहे हैं हम 1950 से 1990 के बीच की इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो उस समय प्राइवेट सेक्टर के पास में ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए मनी अवेलेबल नहीं था और कोई भी एंटरप्रेन्योर ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो पाता था। तो उस समय कैपिटल की लोगों के पास में कमी थी, न बैंकिंग सेक्टर इतना डेवलप था, तो प्राइवेट सेक्टर के पास में ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए मनी या कैपिटल नहीं था। सेकेंड पॉइंट इज दैट लैक ऑफ इंसेंटिव भी कमी थी, मतलब मोटिवेशन, उनको एनकरेज करने की भी कमी थी। इंसेंटिव, अगर मान लो कोई प्रॉफिट दिया जा रहा है तो वो उनके लिए एक इंसेंटिव होता है, तो उस समय प्राइवेट सेक्टर के लिए इंसेंटिव की कमी थी। इंसेंटिव देना मतलब टैक्स में उनको छूट दे देना या फिर और कोई बेनिफिट देना, या फिर ज़्यादा प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो हर कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो प्रॉफिट एक इंसेंटिव है, और अगर इंसेंटिव मिलेगा नहीं, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट का रेशियो बहुत ही कम होगा, तो फिर प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। सो देयर वाज द लैक ऑफ इंसेंटिव अमंग द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, डिमांड ड्यू टू लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट।
और मार्केट में डिमांड बहुत कम होती थी, लिमिटेड साइज थी डिमांड की, और लोगों की इनकम भी कम थी, इसलिए वो ज़्यादा चीज़ों की डिमांड नहीं करते थे। और ज़्यादा चीज़ों की डिमांड नहीं करते थे तो प्राइवेट सेक्टर को कोई इंसेंटिव नहीं मिलता था, और मतलब कि उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल पाता था। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन these 2 points we are looking that the private sector has no money and the private sector had no incentive to invest in a particular industry. So there was the major role of government. प्राइवेट सेक्टर जब आगे नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट को ही इन्वेस्ट करना था, गवर्नमेंट को ही नई इंडस्ट्री लगानी थी, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर का रोल वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट सोशलिस्टिक पैटर्न, जैसे हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, लेकिन पैटर्न जो था वो ज़्यादा सोशलिस्ट था। अभी प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा पैटर्न जो है वो कैपिटलिस्ट है, लेकिन सोशलिस्ट पैटर्न जब होता है तो सोसाइटी में हर व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दी जाती है। सो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, मेन एम ऑफ गवर्नमेंट इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट रादर देन प्रॉफिट। और गवर्नमेंट का काम ये था कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री लगाई तो गवर्नमेंट का एम उसके अंदर प्रॉफिट कमाना नहीं है। गवर्नमेंट का एम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाए, ताकि सोसाइटी में सभी को रोज़गार मिले, सभी की इनकम जनरेट हो और कोई गरीब नहीं रहे। तो गवर्नमेंट का मेजर रोल इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना था और प्रॉफिट कमाना नहीं था। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट को आगे आना ज़रूरी था। अगर मान लो प्राइवेट सेक्टर को ही हम कहते हैं कि तुम लोग इन्वेस्ट करो, तो फिर वो तो प्रॉफिट मोटिव से काम करेंगे और ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी नहीं दे पाएंगे, सिर्फ अपना खुद का प्रॉफिट देखेंगे। तो इकोनॉमी उस समय हमारी ग्रो भी नहीं कर पाई थी। हम अंग्रेज़ उसी समय हमारा देश छोड़कर गए थे और उसी समय हम आज़ाद हुए थे, तो उस समय हमारी इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी। तो उस समय हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अपनी इकोनॉमी नहीं दे सकते थे। तो इस वजह से वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर का रोल बहुत ही ज़्यादा था। मेन चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि भाई रोड बनाए, ब्रिज बनाए और रेलवे डेवलप करे, कम्युनिकेशन डेवलप करे, पोस्टल सर्विसेज, एनर्जी, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो ये सब गवर्नमेंट ही करती है। प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आगे नहीं आता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करेगा, जैसे मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस करेगी कोई प्राइवेट कंपनी, क्लोथ्स प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि उससे उनको प्रॉफिट मिलेगा। तुरंत क्लोथ्स को मार्केट में बेच देंगे और फिर बाद में उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको कोई प्रॉफिट नहीं दिखता है कि कोई सड़क बनाने के लिए कोई प्राइवेट सेक्टर आगे आ जाए या ब्रिज बनाने के लिए कोई प्राइवेट सेक्टर आगे आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है जिसमें, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर का वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए रोल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़। बैकवर्ड एरियाज़ का भी डेवलपमेंट करना ज़रूरी था। प्राइवेट सेक्टर तो उसी जगह पे इंडस्ट्री लगाएंगे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्शन बिक जाए या ज़्यादा फैसिलिटी उनको मिल जाए या फिर रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो जाए। वो ये नहीं सोचेंगे कि कहाँ पे कौन सा एरिया बैकवर्ड है और वहाँ जाके इंडस्ट्री लगा दो। तो बैकवर्ड एरिया का भी डेवलपमेंट करना था, तो उसमें गवर्नमेंट का रोल बढ़ गया था। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर कुछ लोगों के हाथ में न चला जाए और फिर वो मोनोपोली करने लगेंगे और फिर दूसरे लोगों का तो डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। तो कुछ एक लोगों के हाथ में पावर देने के बजाय गवर्नमेंट ने खुद डिसीजन लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज है वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल पावर और जो इकोनॉमिक पावर है वो गवर्नमेंट के पास ही रहना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का डिसीजन था। एंड इट वाज आल्सो द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रमोट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बढ़ाना भी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी का पार्ट था। तो ये सब पॉइंट्स थे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है इसके बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट का रोल है वो उस समय 1950 से 1990 तक बहुत ज़्यादा था। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दैट वाज द लास्ट पॉइंट। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये एक ट्रेड पॉलिसी का पार्ट है और इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को हम इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी भी कहते हैं। जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो उसके लिए आपको दो चीज़ याद रखनी है, एक इंपोर्ट और एक एक्सपोर्ट। व्हेन वी परचेज goods from other countries, when we purchase goods from other countries, that is the import, and when we sell goods to the foreigners or goods outside the country, then it is called export.
तो जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तब हमारा फॉरेन ट्रेड है वो शुरू होता है, या फॉरेन ट्रेड वहाँ पे होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है? इंपोर्ट तो आपको समझ में आ ही गया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं उसका प्रोडक्शन अपने ही देश में करना। व्हेन वी प्रोड्यूस द गुड्स इन आवर डोमेस्टिक मार्केट विदाउट इंपोर्टिंग दोज गुड्स, अगर हम उन चीज़ों को दूसरी जगह से इंपोर्ट करने के बजाय अगर हम अपने ही देश में प्रोड्यूस कर देंगे तो इंपोर्ट को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वो पॉलिसी जो होगी वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट करने के बजाय अगर अपने ही देश में प्रोड्यूस करेंगे तो फिर हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और अपने देश में प्रोडक्शन करने की वजह से अपने देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा, अपने देश के लोगों की इनकम जनरेट होगी। तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट की थी जिससे कि हमारा देश का इंपोर्ट है वो कम हो जाए और वो चीज़ें अपने ही देश में प्रोड्यूस हो जाए। अब देखिए, जब हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो विदेश में चली जाएगी वापस, क्योंकि जब हम इंपोर्ट करेंगे तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो मनी फ्लो आउटसाइड द कंट्री हो जाएगा। और अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो मनी फ्लो इनसाइड द कंट्री हो जाएगा, फॉरेन कंट्री से मनी फ्लो अपने देश में होगा क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट करने से मनी फ्लो इनसाइड द कंट्री होता है और इंपोर्ट करने से आउटफ्लो होता है, मतलब मनी विदेश में चला जाता है। तो इसलिए इंपोर्ट को कम करना ज़रूरी है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना ज़रूरी है। अब इसको इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम इंपोर्ट की जगह गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इंपोर्ट को कम करने की बात कर रहे हैं। अगर हम इंपोर्ट को कम नहीं करके अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात करते हैं तो वो आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी होती है। अब एक्सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इंपोर्ट भले ही मान लो 100 करोड़ का हो जाए, लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट 200 करोड़ का कर देंगे तो 100 करोड़ का हमें वैसे भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो इंपोर्ट भले ही करो लेकिन एक्सपोर्ट उससे ज़्यादा कर लो, तो ये होती है आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी। क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो मनी फ्लो तो अपने देश में ज़्यादा ही होगा। लेकिन इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी में क्या देखा जाता है? एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इंपोर्ट को कम कर लो। तो इंपोर्ट को कम करो ताकि हमारे देश की मनी है वो विदेश में आउटफ्लो नहीं हो सके। तो इस टाइप की जो पॉलिसी होती है, सिर्फ इंपोर्ट को कम करने की पॉलिसी, वो होती है इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आपको समझना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बजाय लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ भी होती है, कॉटेज सेक्टर इंडस्ट्रीज़ भी होती है। कॉटेज सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो होती है बहुत छोटे लेवल पे होती है, जो घर पे ही लोग प्रोडक्शन करते हैं और अपने घर का लेबर ही यूज़ करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट, सफिशेंट लेवल का इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा चाहिए, बहुत ही हाई लेवल का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कम लेवल का इन्वेस्टमेंट चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होगा, ज़्यादा काम है, ज़्यादा से ज़्यादा काम है वो मशीनों से किया जाएगा, लेबर का वहाँ पे बहुत ही कम उपयोग किया जाएगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। सो नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट, लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में लेबर कम एम्प्लॉय किया जा सकता है, कम लेबर लगेगा, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ज़्यादा लेबर को काम दिया जा सकता है, इसलिए ये एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होती है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बजाय हमारे देश की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया। याद रखना आपको, ये जो पॉलिसी की बात हो रही है 1950 से 1990 तक की पॉलिसी है, इसलिए आपको ये कंफ्यूज नहीं होना रखना, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। और 1990 के बाद में क्या पॉलिसी बनी थी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए पहले 1950 से 1990 तक की जो पॉलिसी थी उसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से।
लेस कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें लेबर के बजाय मशीनरी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या थी, लेस कैपिटल इंटेंसिव थी। तो लेस कैपिटल इंटेंसिव होने की वजह से वहाँ पे लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, मशीनरी का कम इस्तेमाल किया गया। और अगर ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होगी तो फिर मशीनरी का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा। इसलिए लेस कैपिटल इंटेंसिव की होने की वजह से वहाँ पे कम मशीनरी का इस्तेमाल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को क्या मिल जाएगा, रोज़गार मिल जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से एक्सपोर्ट प्रमोशन भी किया जाता था कि ज़्यादा जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन कर दो, फिर फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट भी कर दो, और एक्सपोर्ट करने से हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी और मनी फ्लो है वो अपने देश की तरफ होगा। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी थी उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। शीट बेड्स फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए एक प्रकार से ये सपोर्ट का भी काम करती है। अगर हम शुरू में ही लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगाएंगे तो फिर उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाएगा, इतना अच्छा मैनेजमेंट भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम शुरुआती दौर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाएंगे तो फिर कुछ सालों बाद में हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगाने के योग्य भी हो जाते हैं, हमें वो कैपेबिलिटीज़ आ जाती है, इन्वेस्टमेंट भी अब ज़्यादा चाहिए तो उस समय हमें लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगा। तो शुरुआती दौर में सीड बेड्स इसलिए लिखा गया है कि शुरुआती दौर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाने से फ्यूचर में लार्ज स्केल इंडस्ट्री डेवलप की जा सकती है। सो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, और एक पर्टिकुलर लोकेशन में, जैसे अगर किसी एरिया में अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो वहाँ पे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एरिया भी कम चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी कम चाहिए, तो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को हम हर जगह नहीं लगा सकते क्योंकि उसके लिए हमें ज़्यादा ज़मीन चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा चाहिए। तो एक पर्टिकुलर हर किसी लोकेशन पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं लग सकती है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी रखते हुए किसी भी क्षेत्र में उसको लगाया जा सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। जो 1956 में आईपीआर, जो नई आईपीआर लागू की गई थी 1956 में, तो उसकी क्या क्या फीचर्स थे उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू 3 शेड्यूल्स, जिसके अंदर ए शेड्यूल था। ए शेड्यूल में 17 इंडस्ट्रीज रखी गई। 17 इंडस्ट्रीज तो ए शेड्यूल में थी, लिस्टेड इन शेड्यूल ए, हुज फ्यूचर डेवलपमेंट वुड बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स, मतलब कि उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई, स्टेट को दी गई। 14 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के पास थी। 12 इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड इन शेड्यूल बी, प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर, और उसमें प्राइवेट सेक्टर भी क्या करता था, रोल, प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट सेक्टर का सपोर्ट उसमें कर सकता था। ऐसी थी 12 इंडस्ट्रीज, मतलब कि 17 इंडस्ट्रीज तो प्योरली स्टेट के पास ही थी, मतलब गवर्नमेंट के पास ही थी, और 12 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर का सपोर्ट करती थी, कौन, प्राइवेट सेक्टर। और तीसरी कैटेगरी थी शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में अदर रिजाइडुअल इंडस्ट्रीज वर लेफ्ट अपॉन टू प्राइवेट सेक्टर, और बाकी बची हुई जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी गई। तो इस टाइप से ये 1956 में ये पॉलिसी बनाई गई। तो याद रखना है, शेड्यूल ए में 17, शेड्यूल बी में 12 और शेड्यूल बाकी बची हुई शेड्यूल सी में। शेड्यूल ए में जो थी वो इसमें स्टेट का रोल था, और शेड्यूल बी में जो स्टेट भी लगा सकता था वो इंडस्ट्री, और प्राइवेट सेक्टर भी उसमें सपोर्ट कर सकता था, और जो सी कैटेगरी में जो इंडस्ट्रीज थी उसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता था। नेक्स्ट, स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, 1956 में जो पॉलिसी बनाई गई उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज़्यादा रोल दिया गया और कॉटेज सेक्टर इंडस्ट्रीज को ज़्यादा रोल दिया गया। थर्ड, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, और इंडस्ट्रियल लाइसेंस की पॉलिसी फॉलो की गई जिसमें कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। इंडस्ट्रीज इन विच द प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली थ्रू ए लाइसेंस, और प्राइवेट सेक्टर कोई भी इंडस्ट्री वहाँ पे लगाता था या कोई भी फर्म खोलता था तो वहाँ पे गवर्नमेंट से उनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी। ये जो थी लाइसेंसिंग पॉलिसी, और लाइसेंसिंग पॉलिसी जो थी वो हमारी आईपीआर 1956 का पार्ट थी। नेक्स्ट पॉइंट है
फोर्थ पॉइंट, इंडस्ट्रियल कंसेशंस वर ऑफर्ड, और इंडस्ट्रीज को कंसेशन भी इसमें ऑफर किए गए ताकि नई इंडस्ट्री लग सके। तो कुछ मामलों में कंसेशन दिए गए ताकि एक बैकवर्ड रीजन का डेवलपमेंट हो सके और जिस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हुआ है उस चीज़ का प्रोडक्शन भी हो सके। एंटरप्रेन्योर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन, अगर बैकवर्ड रीजन में कोई इंडस्ट्री लगाता था तो उसको कुछ इंसेंटिव दिया जाता था, उसको कुछ बेनिफिट ऑफर किए जाते थे। सच एज टैक्स रिबेट, जैसे कैसे ऑफर, टैक्स रिबेट देना, टैक्स में छूट दे देना। एंड कंसेशनल रेट्स फॉर पावर सप्लाई, और पावर सप्लाई जो गवर्नमेंट करती थी उसमें उसको कंसेशनल रेट से, कम रेट से उसको पावर सप्लाई की दी जाती थी, एनर्जी प्रोवाइड की जाती थी। तो इस टाइप के इंसेंटिव की वजह से उनको ये कहा गया कि आप बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री लगाइए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट शेयर इन परसेंटेज। तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉलो की गई, बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर दिए अभी। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉलो की गई 1950 से लगाकर 1990 तक, तो उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया गया ज़्यादा से ज़्यादा, और उस पॉलिसी से अपने देश का फ़ायदा हो, ट्रेड पॉलिसी से देश का फ़ायदा हो और देश का डेवलपमेंट हो, ये सब चीज़ें उसका मेजर, ये सब चीज़ें उसके अंदर मुख्य भूमिका निभाती थी। तो अब ये सब करने के बाद में क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट शेयर में किस टाइप से चेंज आया। देखिए 1950 में एग्रीकल्चर शेयर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट मिलता था 72% मिलता था, वो कम होकर के 66.8 हो गया। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जो 10.7% था वो बढ़ करके 12.7% हो गया, मतलब 2% एम्प्लॉयमेंट है वो इंडस्ट्री में बढ़ गया। तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सर्विस सेक्टर को भी इंपॉर्टेंस मिली उस समय, तो सर्विस सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट का शेयर है वो इंक्रीज हो गया। 3% सर्विस सेक्टर में हो गया और 2% इंक्रीज है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो गया। अब जीडीपी कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, देश की टोटल इनकम है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। तो 1950 और 51 में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 59% था और वो घट कर के 1990 में 34% हो गया, 34.9 मतलब लगभग 35% हो गया। और इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 13% था, वो बढ़ कर के 24.6% हो गया। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ कर के 28 से बढ़ कर के 40.5% हो गया। तो हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ये दो सेक्टर ऐसे थे जिसमें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी फॉलो की गई वो इंडस्ट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल थी, सर्विसेज के लिए बेनिफिशियल थी। तो इस टाइप से हमारे इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ बजाय एग्रीकल्चर सेक्टर के। जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का इंक्रीज हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स वंस अगेन।